नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के 10वां पाठ कंथा माणिक्यम का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत में उत्तर दीजिए। रामदत्तः वचोभिः प्रसादयन् स्वामिनं किं पृच्छति। रामदत्त वचोभिः अपनी बातों से या अपनी वाणी से प्रसादयन् प्रसन्न करता हुआ स्वामी से किं पृच्छति क्या पूछता है। तो रामदत्तः वचोभिः प्रसादयन् स्वामिनं यहाँ तक लिखेंगे, फिर किम की जगह उत्तर हम लिखेंगे स्वामिनं पृच्छति लिखेंगे। पहले रामदत्तः वचोभिः प्रसादयन् स्वामिनं पृच्छति, यहाँ किम हटा देंगे पीछे। पृच्छति पूछता है। रामदत्त अपने स्वामी से अपनी बातों से प्रसन्न करता हुआ पूछता है कि आहोस्वित का अर्थ हुआ यहाँ क्या। आहोस्वित पक्व वटिकादीनि खादितुम् इच्छति भवान्। तो रामदत्तः वचोभिः प्रसादयन् स्वामिनं पृच्छति। रामदत्त बातों से प्रसन्न करता हुआ अपने स्वामी से पूछता है यत का अर्थ की। आहोस्वित क्या, पक्ववटिकादीनि पकौड़ी इत्यादि खादितुम् इच्छति भवान् आप पक्ववटिकादीनि पकौड़ी आदि खादितुम खाना इच्छति चाहते, क्या आप पकौड़ी इत्यादि खाना चाहते हैं। आगे भवानी दत्त से स्वभाव कीदृशः वर्णित है। इस पाठ में भवानी दत्त का स्वभाव कैसा वर्णित किया गया है या भवानी दत्त का किस प्रकार का स्वभाव है। तो भवानी दत्त से स्वभाव है, भवानी दत्त का स्वभाव असभ्यानाम वसतौ प्रति वसतिं प्रति रुक्षः अस्ति या रुक्षः वर्णितः। अब इसका अर्थ हो गया भवानी दत्त का स्वभाव असभ्यानाम वसतिं प्रति, असभ्य लोगों की बस्ती के प्रति रुक्ष अस्ति रूखा है। अर्थात भवानी दत्त का जो स्वभाव था वह असभ्य लोगों के प्रति रूखा था। आगे भवानी दत्त से पत्न्याः नाम किम अस्ति। भवानी दत्त की पत्नी का क्या नाम है। तो उत्तर हो जाएगा भवानी दत्त से पत्न्याः नाम रत्ना अस्ति। किम की जगह हो जाएगा रत्ना अस्ति। रत्ना उनकी पत्नी का नाम था। आगे सोमधरस्य गृहं कीदृशम् आसीत्। सोमधर का घर कैसा था, जो सिंधु का मित्र था। सिंधु कौन है, भवानी दत्त का पुत्र। तो भवानी दत्त के पुत्र का नाम था सिंधु और सिंधु का मित्र था सोमधर। तो इसमें बताया कि सोमधर का घर कैसा था। तो उत्तर हो जाएगा सोमधरस्य गृहं कीदृशम् की जगह लिखेंगे हम नाति दीर्घम अस्वच्छ वीथिकायां च स्थितम् आसीत्। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि सोमधर का घर न अति दीर्घम बहुत बड़ा नहीं था और अस्वच्छ वीथिकायां च स्थितम च और अस्वच्छ वीथिकायां गंदी गली में, अस्वच्छ जो साफ नहीं थी, साफ सुथरी नहीं थी, ऐसी वीथिकायां गली में स्थितम आसीत स्थित था। वीथिका का अर्थ होता है गली, रथ्या और वीथिका दोनों का अर्थ होता है गली। आगे है कयोः मध्ये प्रगाढ़ा मित्रता आसीत। किन के बीच, किन दो के बीच। कयोः जो द्विवचन का पद है, किम शब्द की सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी दोनों का द्विवचन है कयोः। यहाँ षष्ठी का पद, सप्तमी का पद है ये, नहीं षष्ठी का। कयोः मध्य पद आ गया। तो मध्य अगर नहीं होता तो यहाँ कयोः अकेला होता तो उनका होता किन में प्रगाढ़ मित्रता थी। यहाँ मध्य शब्द आ गए तो ये षष्ठी का पद है। कयोः मध्य, किन दो के मध्य में प्रगाढ़ मित्रता थी। तो इसमें हो जाएगा सिंधु सोमधरयोः मध्य, सिंधु और सोमधर के बीच प्रगाढ़ मित्रता थी। आगे कस्य विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता। किसके देरी से आने पर रत्ना चिंतित थी। तो रत्ना या भवानी दत्त के पुत्र का नाम था सिंधु। और इस पाठ में हमने पढ़ा था कि सिंधु को विद्यालय से आने में देरी हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधोः विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता। सिंधु के देरी से आने पर रत्ना चिंतित थी। आगे रत्ना राजपथ विषय किम कथयति। रत्ना राजपथ विषय, राजपथ के बारे में क्या कहती, किम कथयति क्या कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्ना राजपथ विषय कथयति यत्
रत्ना राजपथ के बारे में कहती है कि मद्यप वाहन चालकः झंझावेगेन यानं चालयन्ति। रत्ना भवानी दत्त से कहती है राजपथ के बारे में कि मद्यपा वाहन चालक, शराब पीकर वाहन चलाने वाले या शराबी वाहन चालक झंझा के वेग से अर्थात तूफान के वेग से यानम चालयन्ति गाड़ियाँ चलाते हैं। आगे कह प्रतिदिनम पदाति गमनम करोति स्म। कौन प्रतिदिन पैदल आने जाने का कार्य करता था? गमन और आगमन, गमन का अर्थ था जाना और आगमन का अर्थ था आना। तो जाने आने का, स्कूल जाने का, विद्यालय आने जाने का कार्य पैदल कौन करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कह की जगह हम लिखेंगे सोमधरः। सोमधरः प्रतिदिनम पदाति गमनागमनम करोति स्म। आगे कह वैद्यम दूरभाषेण आह्वयति। कौन वैद्य को, चिकित्सक को दूरभाष से बुला रहा है? फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से चिकित्सक को कौन बुलाता है? तो इसमें हो जाएगा कह की जगह भवानी दत्त है। भवानी दत्त वैद्यम दूरभाषेण आह्वयति। आगे है सोमधरः कथम धनहीनोपि सम्माननीय है। सोमधर किस प्रकार धनहीन होने पर भी सम्मान के योग्य है? निर्धन होने पर भी वो किस प्रकार सम्मान के योग्य है? तो उत्तर हो जाएगा यतः, क्योंकि सोमधरः गुणवान अस्ति अतः गुणवान एव सभ्यः, गुणवान एव सभ्य है। और उसके बाद हम लिख देंगे गुणवान एव सभ्य है, गुणवान एव धनिकः। तो इसमें हो जाएगा यतः, क्योंकि सोमधर गुणवान है, अस्ति है, क्योंकि सोमधर गुणवान है अतः इसलिए गुणवान एव सभ्य, क्योंकि गुणवान ही, इसलिए गुणवान जो है वो ही सभ्य है। गुणवान एव धनिकः, और गुणवान ही धन वाला है। अतः इसलिए सोमधर धनहीनोपि सम्माननीय, इसलिए सोमधर धनहीन होने पर भी सम्माननीय है। यहाँ सोमधर शब्द को हम पहले नहीं रखेंगे तो भी उत्तर हो जाएगा हमारा यह गुणवान अस्ति स एव सभ्यः अतः सोमधरः धनहीनोपि सम्माननीय है। तो यह गुणवान अस्ति, जो गुणवान है, स एव सभ्य है, वही सभ्य है। और दूसरी पंक्ति इसमें एक और भी हम जोड़ सकते हैं कि यह गुणवान अस्ति स एव सभ्य है, यह गुणवान अस्ति स एव धनिकः भी कर सकते हैं। तो यह गुणवान अस्ति स एव सभ्य है, स एव धनिकः अतः सोमधरः धनहीनोपि सम्माननीय है। इसलिए सोमधर जो है वो धनहीन होने पर भी सम्मान के योग्य है। आगे दूसरा प्रश्न है हिंदी भाषा आशयम व्याख्याम वालिकतः। हिंदी भाषा का आशय या व्याख्या लिखिए, ये आप हिंदी अर्थ को सुनकर हल करें। आगे तीसरा प्रश्न है अस्य पाठस्य शीर्षकस्य उद्देश्यम संक्षेपेण एकस्मिन् अनुच्छेदे हिंदी भाषया लिखतः। इस पाठ के शीर्षक के उद्देश्य को, शीर्षक है इस पाठ का गुदड़ी का लाल कंथा माणिक्यम, तो इस पाठ के शीर्षक के उद्देश्य को संक्षेप में एक अनुच्छेद में हिंदी भाषा में लिखिए। तो जैसा कि शीर्षक है हमारा कंथा माणिक्यम का अर्थ हुआ गुदड़ी का लाल। तो ये जो हमने एकांकी पढ़ा है, नाटक पढ़ा है, इसका सारांश हमें एक अनुच्छेद में लिखना है। तो सारांश हम लिख सकते हैं जैसे सिंधु और सोमधर अच्छे मित्र थे और उनमें से सिंधु जो था वो उच्च परिवार से संबंध रखता था, जबकि सोमधर एक निम्न परिवार का था, या सोमधर का पिता गरीब था। तो जो उच्च परिवार से जो संबंध रखता था सिंधु, उसका पिता, सिंधु का पिता जो था वो भवानी दत्त एक उच्च न्यायालय में वकील है और वो असभ्य लोगों के प्रति रूखा व्यवहार रखता है। और जबकि सिंधु और सोमधर जो हैं वो दोनों अच्छे मित्र होने के साथ साथ दोनों होशियार भी हैं। और सोमधर जो है वो कक्षा का मॉनिटर था और हर समय सिंधु की सहायता करता था पढ़ाई में। एक दिन विद्यालय से लौटते समय सिंधु का जो वाहन था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और सोमधर वहाँ से पैदल जा रहा होता है। तो सोमधर ये सब देख लेता है और उसे एक रिक्शा में बैठाकर घर लाता है। जब वो घर पहुँचता है तो भवानी दत्त और रत्ना जो सिंधु के माता पिता हैं वो अत्यंत चिंतित थे। भवानी दत्त सोमधर और सिंधु को देखकर
अत्यंत आश्चर्यचकित होता है और अपने पुत्र की बेहोशी को देखकर भी चिंतित हो जाता है और तभी वो डॉक्टर को बुलाता है। और जब वो डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन करता है तभी सिंधु जो वो होश में आ जाता है और तब भवानी दत्त को पता चलता है कि ये सोमधर है। और उसके बाद भवानी दत्त जो वो सभी लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करता है और कहता है कि सोमधर कि तुम तो वास्तव में गुदड़ी के लाल हो। तो ये जो गुदड़ी के लाल जो शीर्षक है वो भवानी दत्त ने सोमधर के लिए दिया है कि, और कहता है कि जो धनवान जो सभ्य है वो ही धनवान है, जो गुणवान है वो ही धनवान है। अर्थात जो धन है वो गुण और सभ्यता के प्रति मतलब हमारे संस्कारों के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये शीर्षक था हमारा कंथावाणिक्यम। इस प्रकार आप अपने शब्दों में इस पाठ का सारांश लिख सकते हैं। आगे चौथा प्रश्न है हमारा, अधोलिखितेषु विशेष्य पदेषु विशेषण पदानि पाठात् चित्वा लिखत, पाठात् चित्वा योजयत। निम्नलिखित विशेष्य पदों में विशेषण पद पाठ से चुनकर लिखिए। जैसे पहला पद है हमारा मुखाकृतिम। मुखाकृतिम अगर हम पाठ में ढूंढेंगे तो मुखाकृतिम शब्द के साथ हमें एक शब्द और मिलेगा, रोषोत्तप्ताम, क्रोध से जलती हुई। तो रोषोत्तप्ताम विशेष्य और विशेषण का एक साथ प्रयोग होता है, इसलिए इनके साथ ही ये शब्द भी मिलेंगे। तो मुखाकृतिम के साथ हो जाएगा रोषोत्तप्ताम। आगे है अस्माभिः, इसमें हो जाएगा कार्य व्यापृत ही। कार्य व्यापृत ही, क्या कार्य में व्यस्त होने के कारण अस्माभिः हमारे द्वारा, तो कार्य व्यापृत ही अस्माभिः। उसके बाद है भृत्यौ, नौकर, और ये द्विवचन है तो इसमें हो जाएगा द्वावपि भृत्यौ, दोनों ही नौकर, द्वावपि भृत्यौ। उसके बाद है मित्रता, मित्रता के साथ हो जाएगा प्रगाढ़ा, प्रगाढ़ मित्रता। ये शब्द आए हैं पाठ में दोनों एक साथ। उसके बाद है दारकस्य, दारकस्य के साथ शब्द आया था वराकस्य, बेचारा, बेचारे बेचारे पुत्र का, वराकस्य, वराकस्य दारकस्य। उसके बाद है बालकः, बालकः के साथ आया था सर्वेपि बालकः, सभी बालक क्षत विक्षत हो गए थे, सर्वेपि बालकः। ये हुआ हमारा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, अधोलिखित पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला पद है मार्जयन, मार्जयन का अर्थ है साफ करते हुए या पोंछते हुए। सह हस्तौ मार्जयन, हस्तौ मार्जयन प्रविशति या आगच्छति, कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं इसमें। सह मुखम मार्जयन भी कर सकते हैं, सह मुखम मार्जयन पश्यति कर सकते हैं, देखता है, गच्छति कर सकते हैं, जाता है, प्रविशति कर सकते हैं, प्रवेश करता है। तो सह हस्तौ मार्जयन प्रविशति, वह हाथ पोंछते हुए, हाथ साफ करते हुए प्रवेश करता है। उसके बाद है आनय, आनय का अर्थ होता है लाओ। हे भो सोमधर, भो सोमधर, हे सोमधर, यहाँ विसर्ग नहीं होंगे, संबोधन एक वचन में। स्व पुस्तकम, स्वपुस्तकम आनय, अपनी पुस्तक लाओ। भो सोमधर स्वपुस्तकम आनय, अपनी पुस्तक लाओ। उसके बाद है पार्श्वे, पार्श्वे का अर्थ होता है पास या समीप। मम पार्श्वे लेखनी अस्ति, मेरे पास लेखनी है। उसके बाद है दारकेन, दारकेन का अर्थ होता है पुत्र के द्वारा या पुत्र। साथ अर्थ में भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, तो साथ का वाक्य भी यहाँ बना सकते हैं सह साकम सार्धम को लेकर। तो पिता दारकेन सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। पिता दारकेन सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। उसके बाद है प्रक्षालयति, प्रक्षालयति का अर्थ होता है धोता है या धोती है। सा वह वस्त्राणि प्रक्षालयति, वह वस्त्र धोती है, वस्त्राणि प्रक्षालयति। सा जो है वो तद शब्द के स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन का पद है, और पुल्लिंग में अगर हम करना चाहें यहाँ तो होगा सह वस्त्राणि प्रक्षालयति, वह वस्त्र धोता है। उसके बाद है सविस्मयम, सविस्मयम का अर्थ होता है आश्चर्य के साथ। तो माता सविस्मयम पुत्रम पश्यति, माता आश्चर्यचकित होकर पुत्र को देखती है या आश्चर्य के साथ पुत्र को देखती है। आगे है वच्मि, वच्मि का अर्थ होता है बोलता हूँ या कहता हूँ।
या कहती हूँ। अहम सत्यम वच्मि, मैं सत्य कहता हूँ या मैं सत्य कहती हूँ, बोलती हूँ या बोलता हूँ। उसके बाद है शकटे। शकटे, शकट का अर्थ होता है रेहड़ी, छकड़ा। तो सह शकटे फलानि निधाय, फलानि निधाय विक्रीणीते, विक्रीणीते। सह वह शकटे, शकट में, अगाड़ी में, रेहड़ी में फलानी फल निधाय रखकर विक्रीणीते बेचता है। उसके बाद है स्नेहयति। स्नेहयति का अर्थ स्नेह करता है या प्रेम करता है या प्रेम करती है। माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है। यहाँ तृतीय या पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु स्नेह धातु जहाँ होती है वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पुत्रे शब्द आया है। उसके बाद है आसंदी। आसंदी का अर्थ होता है कुर्सी। तो तत्र एका आसंदी वर्तते, वहाँ एक कुर्सी है। ये हमारा 5वां प्रश्न हुआ। 6ठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संधिं संधि विच्छेदं वा च कुरुत। निम्नलिखित पदों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। भग्नावशेष, भग्नावशेष का हो जाएगा भग्न, भग्न धन अवशेष है, भग्न धन अवशेष है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद है द्वौ धन अपि, द्वौ धन अपि का हो जाएगा द्वावपि, ये अयादि संधि का उदाहरण है। उसके बाद है पश्चात च, पश्चात च का हो जाएगा पश्चात धन च, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद है पराजितः असि, पराजितः असि, पराजितः असि का हो जाएगा पराजितोसि, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसके बाद है चाप्यलंकृतम, इसका हो जाएगा विच्छेद च धन अपि धन अलंकृतम। इसमें दो संधि है, या दीर्घ संधि है यहाँ और यहाँ यण संधि है। उसके बाद है कह धन चित्त, कह धन चित्त का बनेगा कश्चित, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे 7वां प्रश्न है पाठमाश्रित्य रत्नायाः सौंदर्यस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यम सौदाहरणम हिंदी भाषा लिखता है। पाठ के आधार पर रत्ना और सौंदर्य की चारित्रिक विशेषताएं उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखिए। ये प्रश्न आप हिंदी अर्थ को सुनकर लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में इसका प्रयोग, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे 8वां प्रश्न है कोष्ठांकितेषु पदेषु उपयुक्त पदम चित्ता रिक्त स्थानानि पूरयते। कोष्ठांकित पदों में, कोष्ठक में जो अंकित किए गए हैं, चिन्हित जो पद हैं, उनमें से उपयुक्त पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 3-3 पद दिए हैं, उनमें से एक उचित पद हमें चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है भवान पक्ववटिकादीनि खादितुम खाली स्थान। भवान आप पक्ववटिकादीनि पकौड़ी इत्यादि खादितुम खाना इच्छति चाहते हैं। यहाँ अगर त्वम पद होता, त्वम तुम, तो इच्छसी होता, या भवान पद है इसलिए यहाँ होगा इच्छति, तो पहले में क्या होगा इच्छति। आगे है खालिस्थान न श्रुतम। खालिस्थान न श्रुतम, खालिस्थान के द्वारा नहीं सुना गया, तो इसमें होगा अस्माभि, हमारे द्वारा नहीं सुना गया। तय प्रत्यय है और कर्मवाच्य का वाक्य है ये। उसके बाद है हरण रामदत्तौ अट्टहासम रोद्धुम प्रयतते प्रयतेते प्रयतसे। तो प्रयतते और प्रयतसे प्रयतते ये दोनों एक वचन के पद हैं, और रामदत्त और हरण ये हैं दो, हरण और रामदत्त, तो इसमें होगा प्रयतेते, प्रयत्न करते हैं। रामदत्त और हरण अपनी हंसी रोकने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद है नेत्राभ्याम संसारम खालिस्थान। नेत्रों से संसार देखूंगा या देखूंगी, तो द्रक्ष्यामि होगा। इसमें सोमधर है त्वाम खालिस्थान, सोमधर तुम्हें, आनितः आनितवान और आनितम। इसमें त और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, त और क्तवतु का, तो इसमें होगा आनितवान कर्तृवाच्य में। तो ये कर्तृवाच्य यानी कि एक प्रथमा विभक्ति है। अगर यहाँ तृतीय विभक्ति होती जैसे अस्माभि की तरह है, तो यहाँ पर त प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब यहाँ कर्तृवाच्य का प्रयोग, कर्तृवाच्य है ये, तो इसमें होगा आनितवान। एक बार फिर बताओ, इसमें पहले में इच्छति होगा, फिर अस्माभि, फिर प्रयतेते और नेत्राभ्याम संसारम द्रक्ष्यामि, सोमधरः त्वाम आनितवान। आगे 9वां प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां कथनानां वक्ता कह का। निम्नलिखित कथनों के वक्ता या बोलने वाले कौन हैं? निम्नलिखित कथनों को बोलने वाला कह का अर्थवा पुल्लिंग में और का अर्थ स्त्रीलिंग, यानी कि कोई पुरुष है तो भी हमें वो लिखना है,
पुरुषवाचक पद है यहाँ कह, स्त्रीलिंगवाचक शब्द है यहाँ का। ये किम शब्द की पुल्लिंग का पद है, ये किम शब्द के स्त्रीलिंग का पद है। तो पहला है जैसे तत्क्षमन्ताम अन्नदाता है, तो क्षमन्ताम क्षमा कीजिए, अन्नदाता है अन्नदाता, हे अन्नदाता में मुझे क्षमा कीजिए, ये कहा था रामदत्त ने। तो इसमें वक्ता के नीचे हो जाएगा रामदत्त है। दूसरा है तात सोमधर मयि स्नेहिति, हे पिता सोमधर मुझसे स्नेह करता है, ये किसने कहा था? सिंधु ने कहा था अपने पिता को, सिंधु। तीसरा है अय जो गुणवान स एव सभ्य स एव धनिक स एव आदरणीय है, अरे जो गुणवान है वही सभ्य है, वही धनवान है और वही आदरणीय है, आदर के योग्य है, ये कहा था रत्ना ने अपने पति भवानी दत्त को। उसके बाद है तुम पुनः शिशुरिव धैर्यहीन जाए से तुम फिर बच्चे की तरह धैर्यहीन हो रही हो, ये कहा था भवानी दत्त ने, भवानी दत्त है। उसके बाद है पांचवा पितृव्य चरण स्वपितुः शाकशक्त्यः सज्जामयैव करणीया वर्तते, हे चाचा मेरे पिता के सब्जी की रेहड़ी की सज्जा मुझे ही करनी है, या तैयारी मुझे ही करनी है, या रेहड़ी को मुझे ही तैयार करना है, ये हो इस कहा था किसने? सोमधर ने। तो सोमधर हो जाएगा इसमें। आगे वत्स सोमधर सत्यमेवासि तम कंथामाणिक्यम, हे पुत्र सोमधर सत्य है, सच है कि तुम वास्तव में गुदरी के लाल हो, या तुम गुदरी के लाल हो, ये कहा था भवानी दत्त ने। तो ये हो जाएगा भवानी दत्त है। और इसी के साथ हमारा पाठ पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अभ्यास को आप अच्छे से जानें, समझें और इसके हिंदी अर्थ को भी अच्छे से याद करें। और इसी अनुरोध के साथ आप सभी का धन्यवाद।